गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सॉलिड स्टेट की इसी सीरीज को हम आगे जाते हुए आज रेडियस रेशियो के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और रेडियस रेशियो एक ऐसा रेशियो जो कैटायन और एनायन का एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है, यानी कि आयनिक कंपाउंड पे जनरली ये फॉर्म होता है। जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं उसका कैटायन और एनायन का जो हम रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं उसी को हम बोल देते हैं रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो को डिफाइन करते हैं रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो को अगर डिफाइन करें तो ये आपका है द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन टू that of anions is called रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो किसी भी कैटायन और एनायन का एक स्टैंडर्ड रेशियो जो अब हम बोलें तो उसको हम बोल देते हैं रेडियस रेशियो। तो अगर रेडियस रेशियो की बात करें तो रेडियस रेशियो को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायंस। तो यही आपको क्या कहलाता है, रेडियस रेशियो। किसी भी कैटायन और एनायन का जो स्टैंडर्ड रेशियो हमारा है उसी को हम बोल देते हैं रेडियस रेशियो। और यहां से हम जान सकते हैं जब कैटायन और एनायन की बात करें कि रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो देख रहा होगा आपके कैटायन और एनायन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो जो रेडियस रेशियो है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड। जो रेडियस रेशियो हमारा ये सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड पर ही क्या होता है, फॉलो होता है। अब अगर रेडियस रेशियो की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कुछ कि जो रेडियस रेशियो का, इसमें आर से दिखा देता हूं रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो अगर कैटायन की बात करें तो रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है रेडियस ऑफ कैटायन के, और जो रेडियस रेशियो हमारा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है आप रेडियस ऑफ एनायन की। ठीक है ना। तो यहां से आप रिलेशन देख सकते हो कि अगर रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगी तो रेडियस रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कि रेडियस ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज होती है तो रेडियस रेशियो क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ठीक हो गया। और रेडियस ऑफ एनायन अगर हमारा बढ़ता है तो रेडियस रेशियो क्या होगा, कम होगा। यानी कि हमारा जो रेडियस है, जो रेडियस रेशियो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके रेडियस ऑफ कैटायन। और क्योंकि हम जानते हैं कि कैटायन यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो क्या करेगा, निकालेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद उसका साइज क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ एनायन जो होगी, ठीक है ना, रेडियस ऑफ एनायन यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन। क्यों? क्योंकि कैटायन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब जो रेडियस ऑफ कैटायन है, ये रेडियस ऑफ कैटायन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही चीज है। यहीं से आपको रेडियस रेशियो को जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर जब बढ़ाएंगे, आपको मैंने पहले बताया था कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा उसकी रेडियस रेशियो उतनी अच्छी होगी, या फिर उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी, और उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो उतने ज्यादा एटम से क्या होगा, आपका घिरा हुआ होगा। तो देखिए, अगर रेडियस ऑफ कैटायन का साइज अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेडियस रेशियो क्या होगा, इंक्रीज। रेडियस रेशियो ऑल्सो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो कैसे होगा समझते हैं। और आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, से आपको अच्छे से देखना है। देखिए, रेडियस ऑफ कैटायन अगर बढ़ेगी, ठीक है ना, तो रेडियस रेशियो बढ़ेगी। कैसे? अगर देखिए, अगर रेडियस ऑफ कैटायन को हम क्या माने, स्टैंडर्ड माने, और उस यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को आपका नेगेटिव चार्ज क्या करके घेरा रहेगा। अगर रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगी, कैटायन की जो रेशियो है
ठीक है ना, वो अगर बढ़ेगा तो उसका साइज बढ़ेगा, और साइज जितना बढ़ते जाएगा तो उसे उतने ज्यादा एटम्स क्या करेंगे, सराउंड करके रखेंगे, और जितने ज्यादा एटम्स को सराउंड करके रखेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज्यादा होता जाएगा, यानी कि उसका रेडियस रेशियो भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक हो गया कि रेडियस ऑफ कैटायन अगर बढ़ती है तो आपका रेडियस रेशियो बढ़ता है, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ आपकी जो स्टेबिलिटी होती है आपकी किसी भी कंपाउंड की वो भी बढ़ती है। इसे आप फटक से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब इतना अगर आप समझ चुके हों तो आपको 3 पॉइंट्स थोड़ा ध्यान रखें, 2-3 पॉइंट्स जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी जो एटम होगा उस एटम का साइज कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो अगर हम माने कि जो एटम्स या फिर जो एटम्स हमारे जो आयन है, इन आयन्स का भी क्या है भाई, आपका साइज स्फेरिकल है। क्या है आपका, स्फेरिकल है। और ये कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने नोट रखना है। पहला पॉइंट कि आयन्स spherical in shape, spherical in shape and touching each other। मतलब जो कैटायन होगा, कैटायन टच कर रहा होगा आपके एनायन को। आई बात समझ में? इसका मतलब यह है कि जो कैटायन है वो एनायन को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। दूसरा, कैटायन एनायन को टच कर रहा होगा, लेकिन एनायन कैन नॉट टच अदर एनायन, है ना, क्योंकि कैटायन को सराउंड करके एनायन रखेंगे, और वो एनायन जो हम लेंगे वो एनायन क्या नहीं करने पड़ेंगे, एक जो एनायन एक दूसरे को क्या नहीं करने चाहिए, टच नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है नेगेटिव चार्ज अगर मिलेगा तो वहां पर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी, लेकिन हमें स्टेबिलिटी क्या चाहिए, आपकी ज्यादा चाहिए। ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कैटायन होता है, ठीक है ना, जो आपका कैटायन है, कैटायन होना चाहिए आपका सराउंडेड बाय मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर मैं हैशटैग कर रहा हूं, आप उसको अच्छे से नोट डाउन करना है। कैटायन सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस। इसी के कारण क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर आई बात समझ में? कि कैटायन होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस से क्या होने चाहिए, सराउंड होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो कैटायन है उस कैटायन का साइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण क्या होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, और जो एनायन है उस एनायन का साइज अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो कैटायन है उस कैटायन जो कैटायन है, सॉरी, जो कैटायन की बात करते हैं, तो कैटायन का छोटा साइज होने के कारण हम उस कैटायन का यूज किसी भी जो क्रिस्टल है उसमें पैकिंग के रूप में करते हैं, सॉरी वॉइड्स को भरने के लिए करते हैं, क्योंकि वो साइज छोटा है तो साइज जो वॉइड्स है उस साइज को भरने में करते हैं। जबकि जो आपके एनायन होते हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है, हम उसको उसकी पैकिंग में यूज करने की कोशिश, पैकिंग में क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो एनायन, इसका यूज होता है आपका पैकिंग, और जो कैटायन होता है इसका यूज होता है फील्ड वॉइड्स को भरने में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लास्ट जहां पर हैशटैग किया था वहां पे मैं बताया था आपको कि रेडियस ऑफ कैटायन अगर बढ़ेगी तो आपका रेडियस रेशियो भी बढ़ेगा, क्योंकि यहीं से आपको पता चल रहा है यहीं से कि रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कैटायन। यानी कि अगर रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ती है तो उसकी रेडियस रेशियो बढ़ेगी, और साथ ही साथ उसके कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी बढ़ती है। तो अब जो हम करने जा रहे हैं उस पर आप ध्यान से देखिए कि यहां पर हम अगर क्या करें, रेडियस ऑफ कैटायन या फिर हम बोलें साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन को क्या करें, वेरी करें। ठीक है, किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दी। और अगर साइज ऑफ एनायन अगर हम क्या करें, फिक्स रखें, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, पैकिंग में यूज आना है, इन्होंने क्या आना है, पैकिंग में यूज आना है। तो जिसे हम पैक कर रहे हैं, जैसे हम अगर बात करें ईंट होगी, ईंट से आपकी बिल्डिंग बनती है, तो
ईंटों का साइज क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि इसी से हम क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो इसीलिए जो एनाइन होता है, एनाइन का साइज हमें क्या रखना है, फिक्स रखना है, ठीक है ना, एनाइन का साइज फिक्स रखना है। अब इस एनाइन और कैटाइन के साथ ही आपको क्या करने हैं, ऑपरेशन करने हैं। क्या करने हैं, ऑपरेशन करने हैं कि क्या क्या कौन कौन से आपको ऑपरेशन करने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि कैटाइन का साइज अगर हम कुछ इस तरह से रखेंगे तो क्या ऑपरेशन होगा, कैटाइन का साइज अगर थोड़ा बढ़ाते हैं तो क्या होगा। तो अगर सपोज कीजिए हम फर्स्ट ऑपरेशन देखते हैं कि अगर कैटाइन का साइज कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा एक डॉट, और अगर एनाइन का साइज क्या है आपका, ये जो फिक्स है, एनाइन का साइज क्या है आपका, ये फिक्स है, ये फिक्स ही रहेंगे अब, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि अगर ये कैटाइन है आपकी और इस कैटाइन को सराउंड करके क्या रख रहे हैं, आपके एनाइन रख रहे हैं। और मैंने आपको बताया, जो पॉइंट आपको बताए थे कि कैटाइन और एनाइन का साइज आपको स्फेरिकल रखना है। दूसरा, कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को टच करने चाहिए, लेकिन जो एनाइन है, जो नेगेटिव चार्ज है, इन नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। देखिए अब अगर मैं इस पे तीसरा एटम लगाऊं तो ये क्या होने लग जाएगा, अब इस पे टच होने लगेगा, यानी कि अब इस पे तीसरा एटम नहीं आना चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो मैंने हैशटैग किया था आपने, जो मैंने आपको बताया था कि एक कैटायन को मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइंस क्या करने चाहिए, सराउंड करने चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि ये कैटायन है, इस कैटायन को सिर्फ दो ही क्या कर रहे हैं, एनायन घेर के रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेडियस इसको क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम है। तो कोऑर्डिनेशन अगर कम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि इतना स्पेस अभी आप छुट्टी रहने इसमें पैकिंग के लिए। लेकिन अगर जैसे मैं इसको लगाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा आइटम या फिर चौथा आइटम क्या करेंगे, इसको टच करने लगेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब हम ऑपरेशन सेकंड देखते हैं, और ऑपरेशन सेकंड के जरिए देखते हैं, यही ऑपरेशन जो सेकंड होगा आपको वही आपके सफिशिएंट है पूरे को समझने के लिए, इसे फटाक से नोट कर सकते हो आप। अब ऑपरेशन सेकंड देखते हैं, जहां पर हमारे रेडियस ऑफ एनाइन तो क्या था, रेडियस ऑफ एनाइन हमने क्या मांगी थी, फिक्स मांगी थी, ठीक हो गया। रेडियस ऑफ एनाइन हमने फिक्स मांगी थी, और रेडियस ऑफ कैटाइन को हम वेरी कर रहे थे। तो सपोज कीजिए कि जो आपका कैटाइन का साइज है, अभी कैटाइन का साइज है आपका, ये थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, और एनाइन तो आपके क्या थे, फिक्स थे कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। तो देखिए अभी कौन सी कंडीशन आपकी बनने वाली, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका कैटाइन है, मैंने साइज बढ़ा दिया इसको और छोटा कर देते हैं हल्का। चलिए ये आपका कैटाइन है। अब देखिए अगर मैं इनको क्या करूं, अरेंज करूं, आपको पता है कि हमने पहला पॉइंट लिखा था कि कैटाइन और एनाइन का साइज स्फेरिकल होना चाहिए, कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को टच करने चाहिए, कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को टच करने चाहिए, लेकिन एनाइन आपस में टच नहीं होने चाहिए, और एक जो कैटाइन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइन से क्या होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइन से घिरा हुआ होना चाहिए। तो कुछ इस तरह की कंडीशन आपकी बनेगी, और देखिए इसे ध्यान से, ठीक हो गया। तो ये आपका, इस कंडीशन को हम बोल देते हैं क्रिटिकल कंडीशन भी इसे क्या होता है बोलते हैं। अब ये क्रिटिकल कंडीशन कैसे हो रही है, क्योंकि इसके बाद हम इसमें और एटम्स क्या नहीं कर सकते हैं भाई, जोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद साइज ऑफ एटम बढ़ता जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा। आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 1 2 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक हो गया। तो जैसे आपको बताया कि रेडियस ऑफ कैटायन अगर बढ़ेगी तो रेडियस रेशियो बढ़ेगा, और रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे हम, और फिर आपको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से रेडियस रेशियो आता है। देखिए अगर इसकी रेशियो, जिस कैटायन की रेशियो को हम, क्योंकि कैटायन का साइज बड़ा है, तो कैटायन का साइज बड़ा है तो इसकी रेशियो जो रेडियस है इसको सपोज किए कैपिटल आर मान लेते हैं, और जो एनायन है, कैटायन छोटा है ना, सॉरी, तो ये एनायन हो गया, और यह आपका कैटायन का साइज छोटा है, तो ये आपका स्मॉल आर मतलब इसकी रेशियो क्या है, आर। तो देखिए
ये एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे क्या डाल दूं, एक इसके और इसकी जो रेडियस है इसको मिलाऊं तो आप देखोगे, और यहाँ पे क्या डाल दूं, एक डाल दूं तो आप देखोगे कि इसकी रेडियस, इसकी जो रेशियो है, इसकी जो रेडियस है वो क्या आ गई, आर प्लस आर। ठीक हो गया। और जो ये रेशियो है, जो ये रेडियस है, ये क्या आ रही है आपकी, ठीक है। मैथ्स में हमने पढ़ा होगा लाल बट्टे का लंबो आम लाया कहो कब आया, हिंदी मीडियम वालों ने हमने ये पढ़ा है कि लंबो आम लाया कहो कब आया। तो आप देख रहे होंगे कि आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटिनस, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटिनस। कहां से हाइपोटिनस बनाई, देखो इसे मैं यहाँ पे लिखने की बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये कुछ इस तरह से है कि आर प्लस आर और अपॉन आर, जो एंगल है आपका 30 डिग्री है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है cos 30। ठीक है, तो देखिए बेस क्या है आपका आर, सॉरी कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है ना, कैपिटल आर, क्योंकि इस वाले की एनायन की रेडियस है। तो आर अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 30। देखिए आर प्लस cos 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, और देखिए क्या हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू √3/2 इंटू आर प्लस आर। ध्यान से देखिए, तो देखिए r इज इक्वल टू क्या हो गया था, √3/2 आर प्लस आर। ये सॉल्व करते जाइए तो आपकी वैल्यू आती जाएगी। अभी देखिए √3/2 आर प्लस √3/2 स्मॉल आर, इस कैपिटल आर वाई टर्म को एक साइड ले जाते हैं तो देखेंगे आप आर माइनस √3/2 आर प्लस इज इक्वल टू √3/2 आर। यहां से आर कॉमन लीजिए तो आर इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2 इज इक्वल टू √3/2 आर, √3/2 आर। अब इस आर और आर को, जो कि रेडियस रेशियो आपका है, इसे अगर मैं उधर ले जाऊं तो आप पाओगे कि 2/√3 1 माइनस √3/2 इज इक्वल टू r/r, है ना। ये ऊपर आया, ये नीचे आया। अब आप देखिए ये क्या हो गया, 2√3 -1। आई बात समझ में, 2 इसका मल्टीप्लाई इधर किया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, तो 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, तो -1 यहाँ पे बच गया। तो r इज इक्वल टू r। ठीक हो गया, ओके। अभी क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू r अपॉन r। अब अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी दो √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2√3 माइनस √3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 यानी कि क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 अपॉन r अपॉन r, r अपॉन r। आप देखोगे 2√3 और √3, चलिए √3 की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं, 2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 माइनस 3 इज इक्वल अपॉन 3 r अपॉन r। 1 इसका इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 जो 4, 3 2 जो 6, 7 2 जो 14 और 2 1 जो 2, कैरी बची 1 माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू r अपॉन r। तो 3.3 इसमें से एक माइनस करें, 0.464 अपॉन 3 इज इक्वल टू r अपॉन r। ठीक हो गया। अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो पाओगे कि 0.15466 इज इक्वल टू r अपॉन r, जिसे हम लिख सकते हैं 0.155 इज इक्वल टू r अपॉन r, जो कि आपका रेडियस रेशियो है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए। इसी तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अगर निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए निकालते हैं तो आपका रेडियस रेशियो आ जाता है 225। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो आपका जो रेडियस रेशियो आ जाता है r अपॉन r इज इक्वल टू 0.225। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो आपका जो रेडियस रेशियो होगा 0.115 से लेके
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो आपका जो रेडियस रेशियो होगा वो 0.155 से लेके 0.225 तक। तो इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर चलते रहते हैं और आपको सिर्फ एक जो टेबल में अभी आपको आगे बनाने जा रहा हूँ उसी टेबल को आपको याद रखना है। बाकी इतना लंबा चौड़ा जो ये हम कर रहे हैं इस लंबे चौड़े को याद करने की कोई जरूरत है नहीं। इसी में आपको समझाने के लिए बनाया गया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो किस तरह से हम इसको निकालेंगे। वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के निकलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के निकलेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के निकलेगा। और उसके बेसिस पे आपको उसके स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, उसको हम न्यूमेरिकल्स के जरिए भी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसे फटक से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए देखा था कि जो आपका रेडियस रेशियो था 0.115 आया। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो उसके जो स्ट्रक्चर होगा आपका प्लेनर ट्राइएंगुलर होगा और इसका एग्जांपल है आपका B2O3। ठीक उसी तरह से अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए रेडियस रेशियो निकालेंगे तो आपका आएगा 0.225। फिर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो आपको रेडियस रेशियो आएगा 0.414 से 0.732 के बीच। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की बात करें तो 0.732 से लेकर कोऑर्डिनेशन से लेकर 1 तक। तो आपको सिर्फ ये टेबल आपको याद होनी चाहिए और इनका बीच का जो रेशियो है 0.7, ये जो रेशियो आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के जो रेडियस रेशियो होता है 4 के लिए क्या होता है, 6 के लिए क्या होता है और 8 के लिए क्या होता है। तो आप किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम को करने आसानी से कर जाएंगे। तो इसे फटक से आप नोट डाउन कीजिए और इसके बेसिस पे अब हम न्यूमेरिकल को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन को आपके सामने मैं लिख चुका हूं। इन 2 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The 2 ions A positive and B negative have radii 88 picometer and 200 picometer। 2 आयंस हैं आपके A पॉजिटिव और B नेगेटिव। A पॉजिटिव का जो रेडियाई है आपकी 88 पिकोमीटर है, 88 पिकोमीटर। और जो B नेगेटिव है आपका उसकी रेडियाई है आपकी 200 पिकोमीटर। इन द सीसीपी कंपाउंड, एक सीसीपी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है AB और प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्योंकि आपको पता है कैटायन होता है और कैटायन को सराउंड करके रखते हैं आपके एनायन, जैसे मैंने भी देखा था अपने वीडियो में। तो आप जानते हो कि रेडियस रेशियो इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कैटायन, और कैटायन यहाँ पे आपका है A पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ एनायन जो कि आपका है B नेगेटिव। ठीक है, तो आपके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है एक। तो फटाक से देखते हैं किस तरह से निकलेगा ये। तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा 88 पिकोमीटर अपॉन 200 पिकोमीटर। सॉल्व करते हैं और देखते हैं से क्या होता है। 44 अपॉन 100, 22 अपॉन 50, 11 अपॉन 25। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 25 दूनी 100, बचा 10, तो 25 चक्कू 100। तो आप देखोगे रेडियस रेशियो जो है आपका 0.240 आया। 88 में से गया तो 44, 100 ठीक हो गया, 20, 22, 50, 11 अपॉन 25, 25 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 चक्कू 100, सॉरी 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 हुआ और बचा 10, तो 10 बचा तो 25 चक्कू 100, तो आ गया आपका 0.44 पिकोमीटर में आपका रेडियस रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब हमने देखा था कि एक चार्ट जो हमने इससे पहले बनाया था उस चार्ट में देखिए आपने देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 3 आ रहा था तो आपका रेडियस रेशियो 0.155 से लेके 225 तक आया था। कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम 4 ले रहे थे वहां पे आपका जो रेडियस रेशियो था वो 0.225 से लेके 0.414 तक था, 414 तक था। ठीक हो गया। वहीं जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले रहे थे तो वहां पर आपका जो स्ट्रक्चर था वो आपका वहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। इसका मतलब जो रेडियस रेशियो आपका 0.44, इसके आगे जो जीरो होगा, ठीक है ना, 440, ये कहा था होगा 0.732, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा था कितना आया था, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर ही पूछ दे तो आप बोल देंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा ऑक्टा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। बहुत सिंपल सी बात है, आपको इसका रेडियस रेशियो निकालना है और रेडियस रेशियो के बेसिस पे आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली पता चल जाएगा। इसका मतलब जो कैटायन था उस कैटायन को 6 अदर एनायंस क्या करके थे, घेर के रखे हुए। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरह से कि Mg2 प्लस आयन की रेडियस आपको दी गई, इफ द रेडियस ऑफ Mg2 प्लस आयन ये है 0.65, बाकी की ये है, आपको करना है कि देन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ कैटायंस इन द क्रिस्टल। जो MgS है, MgO और सीजियम क्लोराइड, इनमें आपको क्या करना है, इन कैटायन की रेडियस रेशियो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कंपाउंड आपका है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या क्या आपके होंगे, तो देखो रेडियस ऑफ Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या 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 इसमें कैटायन क्या क्या आयन होंगे, Mg2 पॉजिटिव, ऑब्वियस बात है O2 नेगेटिव, ठीक हो गया। तो आप जानते हो कि जो रेडियस रेशियो होता है Mg2 पॉजिटिव अपॉन रेडियस ऑफ O2 नेगेटिव। वहीं अगर आप बोलो कि MgS, ठीक है, तो क्या हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव अपॉन S2 नेगेटिव, वहीं सीजियम क्लोराइड तो C2CS2 पॉजिटिव अपॉन Cl2 नेगेटिव। और आप देखोगे कि 0.65 अपॉन रेडियस ऑफ O2 नेगेटिव आपको दे रही होगी 1.40, वहीं 0.65 अपॉन S2 नेगेटिव की बात करें तो 1.84, वहीं सीजियम क्लोराइड की बात करें तो सीजियम आपको दे रखा है 1.69 अपॉन क्लोराइड आपको दे रखा है कितना 1.81, ठीक हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 468, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 468 आ रहा है, इसको सॉल्व आपको खुद करना है और कोऑर्डिनेशन नंबर आप खुद निकाल लोगे, क्या, क्योंकि इसका इसका 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 कैसे आ रहा होगा आपको समझाते हैं अभी। 6 और 8 सॉल्व भी आप कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब आपको जो रेडियस आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, 0.225 से लेके 0.414। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू होगी ये वेरी करेगी आपकी, कहां तक इसकी जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक आएगी अभी 0.225 से लेके 0.414। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 0.414 से लेके 0.732 के बीच इसकी वैल्यू आएगी। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, कर लीजिए फटाफट से सॉल्व। वहीं अगर इसकी वैल्यू, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया है, तो आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू होगी आएगी 0.732 से लेके 0.732 से लेके 1 के बीच आप इसकी वैल्यू आ रही होगी। तो सॉल्व आप फटाक से कर सकते हैं। तो आई होप कि इस पूरे लेक्चर के दौरान आप रेडियस रेशियो को समझ चुके होंगे। और रेडियस रेशियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ जो टेबल आपको बना के दी थी उस टेबल को आपको याद रखना है। इसी बेसिस पे आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स आती हैं। तब तक के लिए आपके धन्यवाद।